Good morning, class 6. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, today, after half yearly examination, we will start chapter 9, the living organisms, characteristics, and habitats. Okay? So, this is a vast chapter, okay? And today, we are going to study organisms and the surroundings where they live. दैट्स मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस एरिया में रहते हैं, सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, जिस जगह पे वो लोग रहते हैं उस जगह के बारे में हम लोग देखेंगे, एंड हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। इसके अलावा हैबिटेट और एडेप्टेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज के टॉपिक ओके। पहली एंड बोजो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। One such trip took them to the river Ganga in ऋषिकेश। तो पहली और बोजो जो है वो लोग काफ़ी जगह घूमते रहते हैं। जब वैकेशन आता है तो वो लोग बहुत घूमते हैं। तो वैसे ही उन लोगों का एक ट्रिप था जो कि रिवर गंगा जो है वहाँ पे वो लोग गए थे, ओके, ऋषिकेश में। They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold। तो घूमते हुए जब गए थे वो लोग ऋषिकेश में, उस टाइम वो लोग माउंटेन पे भी चढ़े थे जो कि हिमालय का माउंटेन है, उसी में। दे सॉ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स, ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रैवल्ड टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डिजर्ट। ओके, सो ये लोग जब वहाँ पे घूमने के लिए गए थे पहाड़ पे, तो वहाँ पे घूमने जाने के बाद इन लोगों को काफ़ी कुछ देखने को मिला। उसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे वो लोग देखे थे जो कि ओक्स, पाइन्स, देवदार्स, इस तरह के पेड़ पौधे वो लोग देखे वहाँ पे, जो कि प्लेन एरिया जो है यानी कि उसके घर जहाँ पे था उस एरिया का जो पेड़ पौधे हैं उससे काफ़ी डिफरेंट था। ओके, एंड अनदर एक ट्रिप वो लोग प्लान किए थे जो कि राजस्थान में था। वहाँ पे भी वो लोग गए थे जहाँ पे वो लोग कैमल्स के ऊपर चढ़ के, मतलब ऊंट जो होता है उसके ऊपर चढ़ के वो लोग वहाँ पे घूमे थे। ठीक है, क्योंकि राजस्थान कैसा एरिया होता है, डिजर्ट एरिया, अब सबको पता है। और डिजर्ट में जो मरुस्थल का जहाज कहा जाता है किसको, ऊंट को। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। तो वो जो ट्रिप में वो लोग गए थे राजस्थान में, वहाँ से कुछ प्लांट्स वो लोग लेके आए थे जिसको आप कैक्टस के नाम से जानते हैं। क्यों कैक्टस क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारा कांटा होता है। इस प्लांट्स के पास लीव्स नहीं होता है। आप लोगों को ये सारी चीज़ पहले ही बताया गया था, कैक्टस किस तरह के होता है, आप लोग जानते भी हैं इसके। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। तो इसके बाद ये लोग एक और ट्रिप प्लान किए थे जो कि पुरी में गए हुए थे। और पुरी में आप सबको पता है कि वहाँ पे समुंदर है ना। तो सी बीच में ये लोग जाके घूमे। डॉटेड विथ casuarina trees, while recollecting all the fun that they had on these trips, thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places so humid. तो लास्ट विजिट ये लोग कहाँ पे किए थे, पुरी में किए थे जहाँ की समुंदर था। यहाँ पे भी कुछ पेड़ पौधा इन लोगों को देखने को मिला था, तो वो डिफरेंट था। ओके, तो ये सारे ट्रिप करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद सारे मेमोरीज ये लोग रिकलेक्ट कर रहे थे, और जिससे इन लोगों को पता चल रहा था कि कितना डिफरेंट चीज़ें ये लोग देख चुके हैं। जैसे कि जब पहाड़ में ये लोग चढ़े थे तो वहाँ पे वेदर काफ़ी ठंडा था। फिर वो लोग जब राजस्थान में गए हुए थे तो डेजर्ट है, वहाँ का वेदर काफ़ी हॉट था। और जब ये लोग पुरी में गए हुए थे तो यहाँ का वेदर कैसा था, ह्यूमिड, यानी कि वाटर पार्टिकल्स एयर में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड्स। तो इसके साथ साथ ये अलग अलग जगह का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी अलग अलग तरह की है। जो राजस्थान में जाके जो ऊँट उन लोगों को देखने को मिला था, क्या वो कभी माउंटेन में जाके देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा।
माउंटेन में जाके अगर कोई पोलर रीजन में अगर चले जाओ आप तो वहाँ पे पोलर बियर देखने को मिलता है। क्या वो कभी डिजर्ट में देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो अलग अलग एरिया के ऊपर डिपेंड करके, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करके उस अलग अलग जगह का ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स रहता है। They try to think of a place on earth where there may not be any living creatures. तो ये लोग ऐसा कोई एक जगह ढूंढ रहे थे जहाँ की कोई भी लिविंग क्रिएचर्स ना रहे। इस अर्थ में एक ऐसा जगह वो लोग ढूंढ रहे थे जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर्स ना रहे। Bojo thought of places near his home. Inside the house, he tried the cupboards. He had thought that there may not be any living organisms here, but he found one teeny spider in the cupboard. तो इसके बाद बोजो क्या कर रहे थे कि वो अपने घर में, घर के आसपास का एरिया में वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो जगह जहाँ की कोई लिविंग क्रिएचर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना रहे। तो वो ऐसे सोचते सोचते वो एक कार्डबोर्ड देखा और सोचा इसके अंदर शायद कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं है, लेकिन उसको वहां पे भी एक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, एक छोटा सा स्पाइडर। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड और द अदर। तो आसपास के जो जगह है वो भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई भी जगह उसको नहीं मिला जहाँ की दूसरे तरह की या सेम काइंड का ऑर्गेनिजम्स ना हो। यानी कि कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स या ऑर्गेनिजम्स ना हो। पहले स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। अब पहले थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाए क्योंकि बोजो ने ढूंढ रहे थे घर के आसपास में। पहले हम सोच रहे हैं कि थोड़ा दूर में देखते हैं, हो सकता है हमारे घर के पास ऐसी जगह ना हो लेकिन कहीं दूर पे हो सकता है। तो इसलिए वो दूर का प्लेसेस के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट किए, उसके बारे में वो पढ़ना स्टार्ट किए। She read that people have even found teeny living organisms in the opening of volcanoes. वोल्केनो के बारे में आप लोग पढ़े होंगे पहले कि कितना हीट होता है उसमें, कितना टेम्परेचर होता है उसमें कि वो कोई भी लिविंग क्रिएचर्स को या नॉन लिविंग थिंग्स को जला के राख कर सकता है अगर उसके रास्ते में कोई आए। लेकिन उस वोल्केनोस के अंदर से भी टीनी ऑर्गेनिजम्स निकलता है जब वोल्केनो इरेप्शन होता है। तो आप समझ सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग क्रिएचर्स अर्थ पे ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ की ना हो सकता है डिफरेंट हो, डिफरेंट तरह की हो, बट हर जगह पे है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। Another thought that occurred to Paheli and Bojo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. तो अब दूसरा थॉट आया उन लोगों के दिमाग में। क्यों? पहला थॉट तो फेल हो चुका था कि ऐसा कोई जगह उन लोगों को मिला ही नहीं जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स ना हो। तो अब वो लोग सोच रहे हैं कि इसको हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। जो हम लोग अलग अलग जगह पे घूमने के लिए गए थे वहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, तो उसके हिसाब से देखते हैं। The desert had camels, the mountains had goats and yak. Puri had some other creatures, crabs on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. Sorry. तो वो लोग जब उस मेमोरी को फिर से रिकलेक्ट करने लगे तो उनको याद आया डिजर्ट में वो लोग देखे थे कैमल को, माउंटेन में जब वो लोग गए थे तो वहाँ पे उन लोगों को मिला था गोट्स, यक। फिर जब वो लोग पूरी विजिट करने गए थे समुद्र के किनारे तो उन लोगों को मिला था वहाँ पे अलग अलग तरह की क्रैब्स और बहुत तरह की मछली। Sorry. And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. लेकिन उन लोगों को एक चीज कम मिल गया, क्या? एंड्स जैसे कुछ, ठीक है? एंड्स जो है हर जगह पे उन लोगों को देखने को मिला था। The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. तो ये जो तीन अलग अलग जगह है, तीन अलग अलग जगह के प्लांट्स इतना डिफरेंट है तीनों से
जो कि उनके घर के पास जो प्लांट्स है उससे काफी का डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स वहाँ पे है। What about the surroundings in these different regions? Were they the same? तो ये तीन जो डिफरेंट रीजन्स है उसका सराउंडिंग कैसा होगा? क्या सारे जगह का सराउंडिंग्स आसपास का जो माहौल है एक ही जैसा है? तो इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 1। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। तो एक फॉरेस्ट के बारे में आप सोचिए जहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह की प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स जो आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। लिस्ट देम इन कॉलम 1। तो कॉलम 1 में आपको उसको शॉर्ट लिस्टेड करने हैं। कहाँ पे? नीचे टेबल 9.1 देख लीजिए। तो टेबल 9.1 जो है उसके कॉलम 1 में इन द फॉरेस्ट जो कॉलम है उसमें आपको लिखना है कि एक फॉरेस्ट में किस किस चीज़ हो सकता है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जो ऑब्जेक्ट हो, उसका लिस्ट आपको यहाँ पे बनाने हैं। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन्स दैट आर आल्सो शोन इन द टेबल। अब आपको क्या करना है कि जो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगा, प्लांट्स देखने को मिलेगा, वो आपको अब अलग करने हैं। जैसे कि ऑन माउंटेन्स, माउंटेन्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। फिर इन द डिजर्ट, डिजर्ट में आपको क्या क्या देखने को, इन द सी और इन अदर प्लेस अगर आप कहना चाहते हैं, आपके घर के पास जो प्लेन एरिया है तो इसके बारे में भी आप बोल सकते हैं। You can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1. सॉरी, तो ये टेबल 9.1 को फिल करने के लिए या तो आप इमेजिन करके फिल कर सकते हैं या आप अपने पेरेंट्स से, टीचर से पूछ के फिल कर सकते हैं। अदरवाइज इस चैप्टर को आप कंप्लीट करते जाओगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें मिलते जाएगा। तो जब जो मिल रहा है उसको आप इसमें फिल कर सकते हैं। Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the tables. तो टेबल को फिल करने के लिए आप अपना पेरेंट्स से, आप अपना फ्रेंड्स से, टीचर से डिस्कस करके भी इसको फिल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. तो इसके अलावा आप चाहे तो आप बुक्स के मदद से भी कुछ कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं, जो कि लाइब्रेरी में जाके उसमें बुक्स में बहुत सारी चीज़ें रहता है, अलग अलग एनिमल्स, प्लांट्स, मिनरल्स के बारे में लिखा हुआ रहता है, उससे भी आप कलेक्ट करके लिख सकते हैं। Try and include many plants, animals and objects, big and small, in each of the columns in this table. तो टेबल में आपको प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, जिस तरह के भी हो। ओके, What kind of objects will we find that may not be animals or plants? तो क्या चीज ऐसा मिल सकता है जो ना ही एनिमल्स हो ना ही प्लांट्स हो? इस तरह कुछ मिलेगा हमें? Perhaps parts of plants like dried leaves or parts of animals like bones. We may also find different kinds of soil and pebbles. तो हमें अगर सूखा पत्ती या कोई मरा हुआ जानवर का हड्डी मिल जाए तो उसको आप अगर मेंशन करना चाहते हो तो वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कोई एक एनिमल्स या प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स है। उसके अलावा और क्या मिल रहा है आपको, ठीक है? जैसे कि उसमें अलग अलग तरह की सॉइल आपको मिल सकता है, पॉबल्स मिल सकता है। वाटर इन द ओशियन मे हैव सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। तो ओशियन में जो वाटर मिलता है उसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व रहता है, जो कि आप चैप्टर 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयर कुड बी मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रह सकता है। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जांपल्स टू टेबल 9.1। तो इस चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इस चैप्टर टेबल 9.1 जो है इस पे एग्जांपल ऐड करते जाना है। ओके, वी विल डिस्कस द टेबल as we travel through many more interesting places। तो इस टेबल में हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी जगह हम घूमने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू। नेक्स्ट ये था हमारा पॉइंट 1। नेक्स्ट होता है पॉइंट 2, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। What do you find from the plants and animals listed
इन एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 में जो प्लांट्स और एनिमल्स लिस्ट किया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उसमें आपको क्या मिल रहा है? डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम? क्या आपको बहुत अलग अलग वैरायटी का चीजें आपको देखने को मिल रहा है? लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डिजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1। तो टेबल 9.1 में आप डिजर्ट वाला कॉलम में क्या फिल किए हो और सी वाला कॉलम में क्या फिल किए हो, उसको ध्यान से देखो। तो क्या ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है? Did you list very different kind of organisms in these two columns? क्या आपने इस दो कॉलम्स में बहुत अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आप शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि बहुत डिफरेंट हो एक दूसरे से? What are the surroundings like in these two regions? तो ये जो दो अलग अलग रीजन है, इसका एरिया है, इसका सराउंडिंग्स किस तरह की है? In the sea, plants and animals are surrounded by saline water. तो अगर आप सी को देखोगे, समुद्र को देखोगे, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो सलाइन वाटर से यानी कि सॉल्टी वाटर से सराउंडेड है। ओके, मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिसॉल्व इन वाटर। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा वो एयर कहाँ से यूज करते हैं? जो पानी में मिला हुआ एयर रहता है। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट। लेकिन आप जब डिजर्ट में देखोगे तो वहां पे वाटर जो है बहुत ही कम रहता है। It is very hot in the daytime and very cold at night in the desert. तो डिजर्ट में अगर आप जाते हो तो आपको ये पता होगा कि डे टाइम में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है और उतना ही ठंड होता है रात को। The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. तो जो एनिमल्स या प्लांट्स डिजर्ट में रहता है वो डिजर्ट में जो रहता है वो डिजर्ट सॉइल के ऊपर रहता है और सांस जो लेता है अपने आसपास से। ओके, द सी एंड द डिजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस टू रीजियंस, इज नॉट इट? तो ये जो समुंदर और जो डिजर्ट है, ओके, ये दोनों के सराउंडिंग्स जो है बहुत ही डिफरेंट है और इस दोनों का जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है वो भी काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। Let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea. तो चलो आप डिजर्ट से एक ऑर्गेनिज्म और सी से एक ऑर्गेनिज्म ऐसा ले जो जिस दोनों के बीच में बहुत ही डिफरेंस हो। अ कैमल एंड अ फिश। क्या लेंगे? डिजर्ट से लेंगे कैमल को और सी से लेंगे फिश को। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डिजर्ट कंडीशन। तो एक कैमल का जो बॉडी डिजाइन होता है वही हेल्प करता है उस कैमल को सर्वाइव करने में डिजर्ट एरिया में। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स व्हिच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। तो कैमल का जो लेग होता है वो काफी लंबा लंबा होता है, कैमल का बॉडी काफी ऊपर में होता है, हाइट में होता है। तो लंबा पैर होने के कारण ये जो बालू का जो हीट है वो उसके बॉडी तक नहीं पहुंचता है। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर dung is dry and they do not sweat। तो कैमल क्या करते हैं कि वो यूरिन जो होता है उसका बहुत ही कम अमाउंट का यूरिन निकलता है। ओके, दूसरी बात है कि इसका जो डंग होता है वो भी बहुत सूखा होता है, ड्राई होता है पूरा, उसमें पानी नहीं रहता है और इसका पसीना जो निकलता है वो बहुत ही कम निकलता है। Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water। तो कैमल्स जो है आप देख ही रहे हो कि उसका बॉडी से वाटर जो है वो बहुत ही कम निकलता है, तो इसलिए वो बिना पानी का भी बहुत दिन रह सकता है। इसके अलावा कैमल के पास आप लोगों को पता है कि हम्प होता है पीछे जहाँ पे वो वाटर को स्टोर करके रखता है, अपने पीठ पे होता है ना थोड़ा सा ऊंचा जैसा, इट्स कॉल्ड हम्प, HUMP। तो इसमें वो वाटर स्टोर करके रखता है। ओके, लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। Some of these are shown in figure 9.3। तो अब अलग अलग तरह की फिश को देखो, फिगर 9.3 में दिया गया है, पेज नंबर 81, फिगर 9.3। There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? तो यहाँ पे तो बहुत सारे अलग अलग तरह की फिश आप देख सकते हो, लेकिन उसका बॉडी का शेप अगर देखोगे तो आपको वहाँ पे सिमिलरिटी देखने को मिलेगा कि उसका बॉडी का शेप दोनों साइड में पतला होता है, बीच में मोटा होता है। All the ones
shown here have the streamlined shape that was discussed in chapter 8. तो इसका बॉडी शेप जो होता है फिश का स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होता है जो कि चैप्टर 8 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर. तो ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप है ये उसको पानी के अंदर चलने में मदद करता है. फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. तो फिश के बॉडी में स्लिपरी स्केल्स होता है. ओके, these scales protect the fish and also help in easy movement through water. तो स्लिपरी स्केल जो है ये फिश को प्रोटेक्ट करता है स्केल्स, और इसके अलावा पानी में इजीली मूव करने में भी मदद करता है. We discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water. इसके अलावा भी चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिश का फ्लैट फिन्स होता है, फिश के पास टेल्स होता है जिसके मदद से वो अपना दिशा चेंज करता है, डायरेक्शन, और अपना बैलेंस बना के रखता है. गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर. इसके अलावा जो गिल्स होता है फिश के पास उसके मदद से वो पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं. वी सी दैट द फीचर्स ऑफ fish help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फिश का बॉडी शेप या फिश का बॉडी का जो फीचर्स है वो इस तरह की है ताकि वो पानी में सर्वाइव कर सके. और वही आप कैमल का देख लो कि उसका बॉडी फीचर्स ऐसा है कि वो डिजर्ट में सर्वाइव कर पाए. आप कैमल को उठा के अगर आप पानी में डाल दोगे, सी में डाल दोगे, और फिश को उठा के अगर आप डिजर्ट में डाल दोगे तो दोनों के दोनों ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ओके, तो आज इतना रहने देते हैं. नेक्स्ट डे हम लोग आगे पढ़ेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप. ओके, सो फॉर नाउ बाय, हैव अ गुड डे.